तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नया लेक्चर लेके आया हूँ, है ना। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ कॉमन प्रैक्टिकल्स यूनिट की, है ना। जैसे लेंथ के लिए, मास के लिए आप अलग अलग कई सारी प्रैक्टिकल, वो ऐसा यूनिट्स तो नहीं है लेकिन आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर साइंटिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उन प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करेंगे ना। हालांकि आपको बहुत सारी यूनिट्स पहले से पता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है बच्चों को तो हम रिवाइज भी कर लेंगे और सीख भी लेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं कॉमन, वो लेंथ के लिए बात कर लेते हैं ना। लेंथ के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो जनरली यूज़ की जाती है ना। तो लेंथ के लिए यूनिट के लिए हम बात करेंगे, है ना। तो लेंथ के लिए जो सबसे पहली प्रैक्टिकल यूनिट है, अच्छा जो मैं प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात कर रहा हूँ लेंथ के लिए, वो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए बात करेंगे अपन, है ना। सबसे पहले लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस मतलब जैसे कि सन और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है, या फिर दो स्टार्स के बीच की, मतलब आप यूनिवर्स में जो डिस्टेंसेस मीज़र करते हैं, आपको पता है बहुत लार्ज डिस्टेंसेस हैं, तो उनको मीज़रमेंट करने के लिए कौन सी यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, या फिर कौन सी यूनिट्स की सहायता से हम वो दूरियां समझते हैं, तो उनकी बात करते हैं ना। तो सबसे पहले इसमें जो यूनिट है उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। अब ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों, ए यू से, है ना। ये ए यू क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का रिप्रेजेंटेशन है ना। अब ध्यान से देखें तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, हम बोलेंगे इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस होता है ना। तो सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। अब 1 AU मीटर में कितना होता है, क्योंकि ऐसा यूनिट तो हमारी मीटर है ना बच्चों। तो 1 AU आप याद रखेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगी वैल्यूज़, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो 1 AU इक्वल्स टू होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 1.5 जब न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं तो 1.49 ना लिख के उसको अप्रॉक्सीमेटली हम कितना लिख लेते हैं, 1.5। 1.5 यूज़ करेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर किलोमीटर्स में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स, है ना। तो आप देखो बहुत लार्ज डिस्टेंस है ये, 10⁻11 10⁸ किलोमीटर, है ना। तो अच्छी खासी दूरी है ये, है ना। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। फिर हम सेकंड जो यूनिट यूज़ की जाती है बहुत फ्रिक्वेंटली फॉर मीजरिंग डिस्टेंसेस इन यूनिवर्स, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर, है ना। ये भी सुना होगा आपने, लाइट ईयर। लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या है बच्चों, लाइट ईयर को कैसे डिफाइन किया गया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सी डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम में जब लाइट एक साल में जितनी दूरी ट्रैवल करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लाइट ईयर, है ना। तो ये याद रखेंगे। तो वैक्यूम क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पिछले साल पढ़ाया गया हुआ 10th में कि डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है ना।
तो हमें तो एक पर्टिकुलर स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए था, इसलिए यहाँ पे वैक्यूम बोला गया। मतलब जो जितनी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है, अब आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है बच्चों, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इतनी डिस्टेंस होती है, सॉरी इतनी स्पीड से चलती है लाइट, किस में, वैक्यूम में। दूसरे मीडियम में अलग स्पीड से चलेगी, है ना, लेकिन हमें तो एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे वैक्यूम जोड़ा है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर लाइट 1 साल तक इस रफ्तार से चलती रहेगी वैक्यूम में ही, तो वो कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, उसी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो उसको निकाल लेते हैं भाई। तो अब ध्यान से देखें, तो 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर कितना होगा बच्चों, तो हम लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम। ये तो दूरी है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो पता ही है आप लोग को। स्पीड, तो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, इनटू टाइम। टाइम है कितना, 1 ईयर। तो 1 ईयर को लिख सकते हो आप 365 डेज, लेकिन 365 डेज और ये यूनिट सेकंड, तो यहाँ पे भी सेकंड में लिखना पड़ेगा। तो 365 डेज हैं, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों, 24। तो ये आवर्स में आ गया, लेकिन हमें तो सेकंड चाहिए। तो इनटू 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं बच्चों, 60 मिनट्स, लेकिन मिनट्स है और यहाँ सेकंड है, तो फिर से हमें सेकंड चाहिए। तो इनटू एक बार और 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं बच्चों, 60। तो यहाँ पे तब जाके सेकंड्स आएगा, और ये सेकंड कैंसिल। तो जब इस पूरे डाटा को सॉल्व करोगे तो मीटर में आंसर आएगा। तो 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, जब ये पूरा आप सॉल्व करना 3 × 365 × 24 × 60 × 60, ये पूरे डाटा को आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इस तरीके से, 9.46 × 10⁻15 मीटर। या फिर आप किलोमीटर में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो देखो ये भी बहुत अच्छी खासी बहुत बड़ी डिस्टेंस है। और आपको समझ में आया होगा कि लाइट ईयर जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से काफ़ी बड़ी दूरी है ना बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ी डिस्टेंस है ना। तो लाइट ईयर इज ग्रेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलो तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पॉज कर कर इसको नोट कर लेना है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उसके बाद देखें अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी लाइट ईयर भी निकाल लिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बता दिया आपको, है ना। अब मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, मैं यहीं पे आपको सॉल्व करा देता हूँ, या यूज़ पड़ता है अपन को कई बार, कि जैसे क्वेश्चन में आंसर आता है, आपका आंसर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में है, लेकिन क्वेश्चन में आपको उसके जो ऑप्शन है उसमें आपको लाइट ईयर में आंसर दिए हुए, तो एस्ट्रोनॉमिकल को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना आना चाहिए ना बच्चों। तो आप ऐसे लिख लो, देखो आप क्या लिखेंगे, रेशियो ले लो आप, तो 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका रेशियो लोगे तो 1 लाइट ईयर बेटा मीटर में कितना होता है, ये बहुत अच्छे से पता है आपको। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है बच्चों, तो 1.5 × 10⁻11। आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 6.3 × 10⁻4। अब देखो लाइट ईयर से AU को इधर ले जाओ, 1 AU, तो ये हो जाएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 6.3 × 10⁻4 AU। 1 AU का मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये AU आएगा, यानी 1 लाइट ईयर में कन्वर्जन फैक्टर भी आ गया आपके पास। 1 लाइट ईयर में कितने AU होते हैं बच्चों, 6.3 × 10⁻4 AU, है ना। या फिर आप इसको, ये जो नंबर है इसको लाइट ईयर के नीचे ले जाओ तो यहाँ पे 1 AU बचेगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 AU इज इक्वल्स टू 1/6.3 × 10⁻4 लाइट ईयर। तो हमें AU, अगर लाइट ईयर दिया है तो हम AU में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और AU दिया है तो अपन लाइट ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना।
तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको पता चल गया। अब ये 1/6.3 इंटू 10⁴ कौन सॉल्व करेगा? तो ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं अब हर चीज़ आपको सॉल्व करके दूंगा नहीं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2 एस्ट्रोनॉमिकल दूरियों की बात कर ली। एक तो पहला क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और दूसरा क्या, लाइट ईयर। एक और है जो लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ी दूरी हो और वो लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है ना, उसको बोलते हैं पारसेक। पारसेक एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड को ही स्मॉल में हम क्या बोल देते हैं बच्चों, पारसेक। तो इसकी डेफिनेशन तो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये पैरालैक्टिक सेकेंड जो है, पहली बात तो ये पैरालैक्टिक सेकेंड जो है वो टाइम की यूनिट नहीं है ना। ये किसकी यूनिट है बच्चों? ये आपका डिस्टेंस की यूनिट है। अब वो कौन सी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, ये कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं पहले निकालना सिखाता हूँ, फिर डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि तभी आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो मैं अभी फ़िलहाल डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ देता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि पैरालैक्टिक सेकेंड की जो दूरी है वो कैसे नापी जाएगी, है ना बच्चों। तो देखें आप ध्यान से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आप एक बात बताओ मुझे, जैसे मैं बोलूँ कि ये आपका आर्क है ना बच्चों, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल, तो ये कुछ एंगल सबटेंड करेगा इस पॉइंट पर, है ना। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लो जैसे कि ये आपसे मैं बोलूँ कि 2 डिग्री का एंगल है, ऐसे समझ लेते हैं अपन, मानने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये जो आर्क लेंथ है ये आपका 1 AU है। AU अभी पढ़ा अपन ने, क्या है 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मान लो एक आपने आर्क माना, है ना, उस आर्क का जो आर्क लेंथ है वो 1 AU है, तो वो एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड करता है कुछ। तो मान लीजिए हमने उस एंगल को बोल दिया कि वो एंगल कितना सबटेंड करता है बच्चों, 2 डिग्री का, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि इस आर्क को अगर आप थोड़ा दूर ले जाओ, ये लो हम यहाँ ले आए इस आर्क को, ये आर्क अभी भी 1 AU वाला ही, लेकिन अब इस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड होगा, देखो बच्चों, ये जो एंगल सबटेंड होगा, ये एंगल पहले वाले एंगल से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये 1 AU दूर खिसकेगा तो जो आपका एंगल सबटेंड होगा वो कम हो जाएगा। तो पहले 2 डिग्री था, तो मैं बोलता हूँ अब मान लो 1 डिग्री बचा। ऐसी 1 AU की इस आर्क को आप और दूर ले जाओ, जब और दूर ले जाओगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि और दूर ले जाने पे आपका जो एंगल है वो और छोटा हो जाएगा, ये एंगल और छोटा होगा। अब ऐसे ही करो, छोटा करते करते करते, अब याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक एंगल होता है 1 सेकेंड, ऐसे डबल डैश करते ना 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड मैंने आपको बताया था कि बहुत छोटा एंगल होता है ना। तो अगर आपको 1 सेकेंड वाला एंगल नहीं पता है तो प्लीज़ इसके पहले वाला लेक्चर आप देखें, है ना, अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। तो 1 सेकेंड का एंगल, ये सब बहुत छोटा एंगल है ना, सबसे छोटा एंगल। तो सोचो जैसे ये 1 AU का आर्क दूर जा रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है इस पॉइंट पर, वो छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। छोटा होते होते मान लीजिए हम इसको इतने दूर ले जाएं, इस आर्क को, ये 1 AU के आर्क को इतने दूर ले गए कि यहाँ पे जो एंगल छोटा बन रहा था वो छोटा होते होते 1 सेकेंड का एंगल बन जाए। कितने सेकंड का एंगल बन जाए बच्चों? 1 सेकेंड का। तो हम इसको जितने दूर ले गए हैं, ये दूरी, ये डिस्टेंस, जिसपे एंगल कितना सबटेंड हुआ है बच्चों? 1 सेकेंड का। 1 AU के आर्क लेंथ से 1 एंगल का सबटेंड, 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड हो, इतने दूर ले जाने पे जो दूरी आएगी, डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को आप 1 पारसेक बोलेंगे। 1 पारसेक, मेरे ख्याल से 1 पारसेक वाली दूरी आपको समझ में आई होगी, है ना बच्चों।
1 पार्सेक कितनी दूरी है? तो हम बोलेंगे 1 पार्सेक वो दूरी है कि अगर हम आर्क लेंथ रखें 1 AU का तो हमारा एंगल कितना सबटेंड हो उस पॉइंट पर 1 सेकंड का। तो 1 AU के आर्क लेंथ को 1 सेकंड के एंगल बनाने के लिए जितनी दूर ले जाना पड़ेगा उस दूरी को हम बोलेंगे 1 पार्सेक, है ना। तो अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। आई होप मेरे ख्याल से ये समझ में आया आपको, है ना। तो इसमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पार्सेक की डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस at which an arc of length आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए बच्चों? 1 AU, आर्क ऑफ लेंथ 1 AU, substance and angle of 1 second, मतलब ये वो दूरी है जब एक 1 AU का आर्क लेंथ कितना एंगल सबटेंड करे किसी पॉइंट पर 1 सेकंड का, है ना। तो उसको हम पार्सेक बोलते हैं। अब इसको कैसे वो करेंगे बच्चों, निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस, ये आर्क का जो डिस्टेंस है इसको आप रेडियस ही बोल सकते हो, ये जो एंगल है इसको थीटा बोल सकते हो, और 1 AU आपका आर्क लेंथ है। तो कल मैंने आपको प्लेन एंगल का कंसेप्ट सिखाया था। प्लेन एंगल का कंसेप्ट क्या बोलता है? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस ही वो डिस्टेंस है ना बच्चों। तो रेडियस निकालना मतलब डिस्टेंस निकालना है। आर्क लेंथ कितना है? 1 AU। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं थीटा कितना बच्चों? 1 सेकेंड। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे। लेकिन इस 1 सेकेंड की वैल्यू रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है इसमें आपकी यूनिट क्या होती थी बच्चों? रेडियन, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपको ये जो थीटा एंगल दिया है 1 सेकेंड, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल ही बताया है कि रेडियन में कितना एंगल होता है 1 सेकेंड का। कल निकलवाया था, मतलब पिछले लेक्चर में निकलवाया था, है ना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको निकाल के बताया था कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन का एंगल होता है। तो आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.85 इंटू 10⁻⁻, अगर आपको ये नहीं पता तो आप पिछला लेक्चर देखें अच्छे से, -6 रेडियन। तो 1 सेकेंड के एंगल में इतने रेडियन का एंगल होता है, 1 सेकेंड में इतने रेडियन का एंगल होता है ना। इट इज़ द वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो थीटा की जगह आप ये रेडियन एंगल पुट करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू आर्क लेंथ 1 AU है, डिवाइड बाई आर ही तो अपना क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब 1 पार्सेक, है ना। तो इसको यहाँ और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये डिस्टेंस को इधर ले जाओ, डिस्टेंस मतलब 1 पार्सेक, और ये डिस्टेंस इधर गया तो ये पूरी वैल्यू नीचे आएगी। ये पूरी वैल्यू नीचे आएगी ना 1 AU के। 1 AU को आप कितना लिख सकते हो बच्चों? 1.5 इंटू 10⁻⁻, कितना बच्चों? 15 मीटर, है ना, मीटर में, डिवाइड बाई ये पूरी वैल्यू नीचे आएगी तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6, ये पूरी वैल्यू नीचे ले आए अपन, है ना। अब आप इसको सॉल्व करें। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये वैल्यू मिलेगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी कि आपको पार्सेक की वैल्यू मिल गई। ये जो पैरालैक्टिक सेकंड है इसकी वैल्यू मिल गई। कितनी वैल्यू मिली बच्चों? तो हम बोलेंगे 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 पार्सेक। तो आप ध्यान से देखो तो इसकी पावर 10⁻16 है, मतलब लाइट ईयर से भी ज़्यादा है और एस्ट्रोनॉमिकल ईयर से भी ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा सबसे बड़ी डिस्टेंस जो होती है वो पार्सेक वाली होती है। यानी कि आप यहाँ पे ये नोट कर सकते हो कि जो 1 पार्सेक की लेंथ है
वो ज़्यादा है किससे, 1 लाइट ईयर से, और 1 लाइट ईयर भी किससे ज़्यादा है, 1 AU से। तो इन तीनों डिस्टेंसेस में पार्सेक सबसे बड़ी डिस्टेंस है, उसके बाद लाइट ईयर आता है, और उसके बाद आपका AU आता है ना। तो खैर ये अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो स्क्रीन पॉज करें और नोट कर लेंगे, है ना। मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको करके बता देता हूँ जल्दी से। जैसे हमने लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का रिलेशन निकाला था ना, वैसे ही आप किसका निकाल सकते हैं बच्चों, पार्सेक का और लाइट ईयर का, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर। तो 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी है ये तो आपको पता है ना। अभी आपने निकाला तो कितना लिखेंगे बच्चों, 3.08 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाई 1 लाइट ईयर भी हमने निकाला हुआ है 9.46 इंटू 10⁻15। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 3.26। अब लाइट ईयर को उधर ले जाओ तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर, है ना। यानी एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, लाइट ईयर को यहाँ ट्रांसफर कर दो 3.26, है ना बच्चों। तो ये पार्सेक में हो गया, या 3.26 को नीचे ले आओ आप तो 1 लाइट ईयर भी लिख सकते हो। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 1/3.26। अब ये सॉल्व आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है ये। और आपको एक और होमवर्क है, 1 पार्सेक अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस डाटा को आप सॉल्व करेंगे, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आप रिलेशन निकालेंगे, है ना। तो ये आपको होमवर्क है। तो बच्चों ये आपका हो गया लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, है ना। जब लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करना था तो उनकी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ना। उसके बाद जो बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस हैं एटॉमिक लेवल पे, उनके लिए भी हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं ना। तो वो भी आप सुन लें, हालांकि पहले से आप जानते ही होंगे उनको भी। तो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहली यूनिट जो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, खासकर कि न्यूक्लियस की साइज इसी यूनिट से बताई जाती है ना। इसको बोलते हैं फर्मी। फर्मी कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपने प्रीफिक्स पढ़ा था ना बेटा, फेम्टो। तो वही फेम्टोमीटर को ही फर्मी कहा जाता है। फेम्टोमीटर को ही शॉर्ट में फर्मी कहा जाता है ना। तो याद रखेंगे। अब फेम्टोमीटर आपने याद होगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 फर्मी, है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻15। याद है प्रीफिक्स, फेम्टो का जो प्रीफिक्स था 10⁻⁻15, है ना, वहीं से आया है। तो आप याद रखेंगे कि 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है ना। उसके बाद जो सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट स्मॉल डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो कि जनरली साइज ऑफ एटम के लिए यूज़ करते हैं, उसका नाम है एंगस्ट्रॉम, है ना। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चों ए के ऊपर नॉट लगाना, है ना। अब आप याद रखेंगे कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितनी मीटर्स होते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर्स, है ना, 10⁻⁻10 मीटर। तो जनरली साइज ऑफ एटम के लिए अपन यूज़ करते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। फिर तीसरी जो प्रैक्टिकल यूनिट है स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, वो हम नैनोमीटर यूज़ करते हैं ना। नैनोमीटर भी आपको पता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, है ना। उसके बाद फिर फोर्थ जो बहुत जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, माइक्रोन। तो आपको मैं बता दूं, माइक्रोन जो है वो माइक्रोमीटर को ही बोला जाता है शॉर्ट में, माइक्रोमीटर, है ना। माइक्रोमीटर को शॉर्ट में माइक्रोन कहा जाता है। और माइक्रोमीटर आप जानते हो, माइक्रोमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो को याद करो ऐसे म्यू से, है ना, इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻6 मीटर।
तो ये स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए कुछ बहुत कॉमन सी यूनिट हैं जो ज़्यादा बोलचाल में यूज़ होती हैं या फिर आपको किताबों में लिखी हुई मिलेंगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने कन्वर्जन फैक्टर बता दिया है कि कौन सी क्या वैल्यू एक्वायर करता है ना। बाकी बहुत सारे बच्चों को तो पहले से ही पता होगा। चलिए, तो अब ये डिस्टेंसेस की बात कर ली हमने, अब हम कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, है ना। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे अब हेडिंग डाल देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो हम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरियाज। तो अब जो हम प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करेंगे वो एरियाज के लिए बात करेंगे, है ना बच्चों, एरियाज के लिए। तो देखें, एरियाज के लिए जो सबसे पहली प्रैक्टिकल यूनिट है जो बहुत यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं बार्न, है ना। बार्न याद रखेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट है, एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। स्मॉल एरियाज को मेज़र करने के लिए बार्न यूज़ होता है। कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, 1 बार्न इक्वल्स टू, ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर की एरिया की मीटर स्क्वायर, है ना, ये तो पता ही है। तो यहाँ पे 1 बार्न जो होता है वो होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। देखो 10⁻⁻28 कितना छोटा एरिया है, बहुत छोटा एरिया। तो बहुत छोटे एरियाज के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं यूनिट बार्न। तो कहीं भी बार्न शब्द का यूज़ होगा तो आप समझ जाना एरिया की यूनिट है। और एक बार्न कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻28। उसके बाद जो सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट है जो एरिया के लिए बड़ी यूज़ होती है उसको बोलते हैं एकड़, है ना। ये तो तुम्हें पता ही होगा, है ना, जनरली हमारे देश में भी ये बहुत यूज़ होता है एकड़, है ना। तो यहाँ पे इसका भी कन्वर्जन फैक्टर आप देख लेंगे, 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 4047 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ इक्वल्स टू 4047 मीटर स्क्वायर, 4047 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये भी आप याद रख लेना, अगर कहीं मिले तो आपको कन्वर्जन फैक्टर आता ही है। तीसरी जो प्रैक्टिकल यूनिट एरिया के लिए यूज़ होती है, ये भी बहुत जगह पे यूज़ होती है, कॉमन है, हेक्टेयर, है ना बच्चों, हेक्टेयर। तो हेक्टेयर जो होता है उसका भी कन्वर्जन फैक्टर आप याद रखेंगे, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, जनरल यूनिट्स हैं जो प्रैक्टिकली यूज़ की जाती हैं और काफ़ी जगहों पे ये लिखी हुई मिलेंगी आपको, है ना। तो ये एरिया को मेज़र करने के लिए है ना। तो ये समझ में आया होगा बच्चों। उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास। तो मास को मेज़र करने के लिए भी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम यूज़ में लाते हैं ना। और इसमें से कई सारी तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे पहली प्रैक्टिकल यूनिट है मास को मेज़र करने के लिए टन, टन, है ना, सुना होगा बच्चों। तो 1 टन में, अब ऐसा यूनिट क्या है मास की, केजी। तो हमें टन को केजी में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो 1 जो आपका टन हो, या फिर इसी को कई बार किताबों में ऐसे लिखते हैं, टन को मैट्रिक टन भी कहा जाता है ना। तो घबराएं नहीं मैट्रिक शब्द से, टन मतलब मैट्रिक टन ही होता है और मैट्रिक टन मतलब टन ही होता है ना। तो 1 टन या 1 मैट्रिक टन में आप याद रखेंगे कि 1000 केजी होगा, केजी में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ना बच्चों। तो 1000 केजी। वैसी सेकंड यूनिट जो बहुत मास के लिए यूज़ की जाती है, क्विंटल, है ना बच्चों, क्विंटल। तो 1 क्विंटल में आप जानते हो कितने केजी होते हैं, 100 केजी, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जो तीसरी आपकी कॉमन यूनिट है जो यूज़ में ली जाती है मास को नापने के लिए, वो होती है स्लग,
याद रखेंगे स्लग, है ना। तो ये शायद नई यूनिट है, ये नहीं जानते होगे आप, लेकिन कई बार लिखा हुआ मिल जाता है। तो याद रखेंगे कि स्लग मास की यूनिट है और 1 स्लग में 14.57 kg होता है, 14.57 kg। उसके बाद फिर चौथी प्रैक्टिकल यूनिट जो कई बार आपको मिलेगी लिखी हुई, पाउंड। ये पाउंड आपने पढ़ा है, याद करो। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, एफपीएस सिस्टम में हम मास को पाउंड में नापते थे, है ना बच्चों। तो पाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है। कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में और कई जगहों पर 1 LB लिखा होगा, LB। तो याद रखना हमेशा कि जो LB रिप्रेजेंटेशन है वो पाउंड को रिप्रेजेंट करता है ना। पाउंड के लिए LB का यूज करते हैं अपन। तो 1 पाउंड में कितना केजी का मास होता है, तो 0.45 kg। याद रखेंगे 0.45 kg को 1 पाउंड कहा जाता है। उसके बाद ध्यान से देखें तो 5th जो आपकी यूनिट है उसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ये मास की यूनिट है, याद रखेंगे। कई बार ये सवाल पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है, चंद्रशेखर लिमिट। तो याद रखेंगे पहली बात तो चंद्रशेखर लिमिट, इसको CSL बोलते हैं ना बच्चों, CSL चंद्रशेखर लिमिट। तो याद रखेंगे चंद्रशेखर लिमिट जो है ये तो पहली बात तो मास की यूनिट है ना। और ये कोई छोटा मोटा मास की यूनिट नहीं है, बहुत बड़े मास की यूनिट है। एक्चुअली में आप याद रखेंगे कि 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल्स टू, इसका जो मास होता है वो होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, है ना बच्चों। जो सन का मास है, अब सन का मास मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद इसको ढूंढना है, ये आपके लिए होमवर्क है। सन का मास आप देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में पीछे क्वेश्चंस दिए उसमें लिखा हुआ है ना। तो 1 चंद्रशेखर लिमिट जो होता है उसका मास कितना होता है बच्चों, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। यानी जितना मास सन का है उसका 1.4 टाइम्स करो तो वो मास कहलाएगा कितना बेटा, 1 चंद्रशेखर लिमिट। अब ये चंद्रशेखर लिमिट का जो मास है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्या होता है ये। एक्चुअली में चंद्रशेखर साहब ने ये कहा था कि ब्रह्मांड में कोई भी प्लेनेट या कोई भी स्टार मास के, सन के मास के 1.4 टाइम्स मास ही एक्वायर कर सकता है। उससे ज़्यादा मास में कोई भी प्लेनेट या स्टार नहीं रह सकता। अगर उससे ज़्यादा मास होगा किसी स्टार का तो स्टार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये उन्होंने कहा था। यानी जो मास इकट्ठा रह सकता है बिना बिखरे, वो कितना ज़्यादा मास इकट्ठा रह सकता है, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। अगर उससे ज़्यादा किसी स्टार या किसी चीज़ का मास ज़्यादा होगा तो वो चीज़ टूट जाएगी, बिखर जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको एनालॉजी से समझाता हूँ आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। आप लोग घर में कभी ना कभी ऐसा होगा शायद कि आप लोगों ने लड्डू बनाए होंगे ना बच्चों। बूंदी के लड्डू बनते हैं ना, बूंदी के लड्डू। वो लड्डू बनाते हैं आप ऐसे हाथ में, ऐसे आपने मान लिया कि लड्डू बना दिया, फिर लड्डू खाने में बड़ा मज़ा आता है ना। तो वो जो बूंदी का आपने लड्डू बनाया है आप उसको और बड़ा बनाओ, और बड़ा बनाओ, और उस बूंदी के लड्डू को अगर आप बहुत बड़ा बना दोगे और उसके बाद वो रखोगे तो वो अपने आप टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बूंदी अलग अलग हो जाएंगी। एक पर्टिकुलर मास के बाद वो बूंदी का लड्डू बनाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत बड़ा बूंदी का लड्डू बना दो। एक पर्टिकुलर साइज पे आते आते उसके बाद आप उसमें और बूंदी ऐड करोगे तो वो बिखर जाएगी, टूट जाएगा। वैसे ही आप समझो कि जो मास है हमारी हेवनली बॉडीज़ का वो 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर उससे ज़्यादा मास वो रखेगा तो फिर वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, है ना। फिर वो हेवनली बॉडी इकट्ठी नहीं रह सकती। तो मैक्सिमम मास जो पॉसिबल है उसको आप चंद्रशेखर लिमिट बोलते हो। ये लिमिट है, इससे ज़्यादा मास की चीज़ें हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको चंद्रशेखर लिमिट की बात समझ में आई होगी और ये बूंदी के लड्डू वाला भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा, है ना। अगर कभी आपने नहीं बनाया तो आपके घर वालों ने किसी ने बनाया होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं ना, या फिर कभी बना के देखिएगा। ठीक,
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास, है ना बच्चों। इसके बाद फिर मैं आपको बहुत स्मॉल मासेस के लिए, ये तो बहुत हैवी मासेस थे 1000 kg 100 kg, ये मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स बताना चाहता हूँ स्मॉल मासेस के लिए, है ना बच्चों। स्मॉल मासेस के लिए भी तो हम प्रैक्टिकल बहुत सारी यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जैसे मास ऑफ एटम हो गया, मास ऑफ वो हो गया है ना, मॉलिक्यूल हो गया। तो उनके लिए कौन सा मास, तो आप लोगों ने सुना होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जनरली एटम के मासेस के लिए हम इसको AMU बोलते हैं ना। ये सब आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU, या फिर इसको चुपचाप U भी बोलते हैं ना बच्चों, 1U, है ना, ऐसा आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसकी जो वैल्यू है कन्वर्जन फैक्टर, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। तो ये 1 AMU का वैल्यू है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट हो गया स्मॉल मास के लिए, नापने के लिए, एटम के मासेस के लिए, है ना। एक और यूनिट जो है वो जनरली किताबों में लिखी रहती है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जब आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं हो। तो कैरेट बोलते हैं, कैरेट। कैरेट भी मास की यूनिट है और बहुत छोटे मास की यूनिट है। तो 1 कैरेट में आप याद रखेंगे कितना होता है बच्चों, 200 mg, मिलीग्राम, है ना, मिलीग्राम है ये, 200 mg। तो 200 mg के मास को 1 कैरेट भी कहा जाता है। तो ये आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हैं मासेस की, है ना, और लेंथ की, एरियाज की, ये समझ में आया होगा। एक प्रैक्टिकल यूनिट है टाइम की, वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। हालांकि टाइम को ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता है। टाइम के लिए आप बहुत समय से यूज़ करते हो, जिसे हम डे बोलते हैं, सोलर डे। सोलर डे मतलब कि अर्थ अपने एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन कर ली, तो वो कितने देर में करती है आपको पता है, 24 आवर्स में, है ना। उसको 1 डे बोलते हैं। जैसे सोलर ईयर है तो 1 साल, तो वो सन के चारों तरफ घूमने में जितना समय लगता है 365 डेज, उसको हम सोलर ईयर बोलते हैं ना। तो ये सब पता है, इसलिए मैं आपको ये बता नहीं रहा, ठीक। जैसे लीप ईयर भी पता है, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है उसमें, है ना। आपको जैसे मैं बोलूँ लूनर मंथ, तो लूनर मंथ क्या होता है बच्चों, जो समय लगता है मून को अपने साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, है ना, 27 डेज, ये आपने पहले ही पढ़ा है। एक यूनिट बस मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कभी यूज हो जाए तो आपको याद रखना है, बहुत ही स्मॉल यूनिट है टाइम की, उसको बोलते हैं शेक, है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, शेक। तो ये याद रखेंगे। तो ये शेक में जो टाइम होता है वो 10⁻⁻8 सेकंड होता है। मतलब 1 शेक में जो समय होता है वो 10⁻⁻8 सेकंड्स होता है। तो कहीं पर यूज हो जाए, पहली बात तो शेक आए तो समझ लेना टाइम की यूनिट है। और 1 शेक में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 10⁻⁻8 सेकंड्स होते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स थी जो अलग अलग क्वांटिटीज के लिए बहुत ज़्यादा यूज में दी जाती हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी है ना। तो अब ये यूनिट्स के आपको कन्वर्जन फैक्टर आने चाहिए, और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार और नोट्स में लिख लीजिए, है ना। इसके बाद फिर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं अपन लोग, है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेटा एक तरीका है ना, एक सिंपल सा टेक्निक है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना।
अब ये कितनी बड़ी कितनी छोटी ये हम कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं कि 10 की पावर्स में हमने बताया था ना आपको कि हमारा जो सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा SI सिस्टम है, और SI सिस्टम में 10 की पावर्स पे पता चलता है अपन को कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 की पावर 4 है और एक नंबर है जिसमें 10 की पावर 2 यूज़ हो रही है, तो आप बता सकते हो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आप बोलोगे हाँ सर बता पाएंगे। यहाँ पे जिसकी पावर बड़ी है 10 में वो बड़े नंबर है, और जिसका पावर छोटा है वो छोटा है, यानी 10⁴ इज़ ग्रेटर देन 10⁻²। तो ये 10 की पावर हमें ये बता रहा है कि ये 10,000s में, देखो पावर 4 का मतलब ये 10,000s में आ रहा है, और 2 का पावर मतलब ये हंड्रेड्स में आ रहा है। किस में आ रहा है बच्चों? हंड्रेड्स में। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ये इससे काफ़ी बड़ा है ना? तो ये 10 की पावर हमें बताती है, और ये जो 10 की पावर को कंपेयर करके हम बताते हैं कि कौन सी क्वांटिटी कितनी बड़ी है, उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना? तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, अब थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? हम लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर। कोई भी एक नंबर दिया है तो उसका ऑर्डर आप कैसे बताएंगे? ऑफ अ नंबर इज द पावर ऑफ 10 क्लोजेस्ट टू द नंबर। वो पावर ऑफ 10 जो नंबर के बिल्कुल क्लोजेस्ट है ना बच्चों? तो उसको अपन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अच्छा, ये तो हुई पॉजिटिव पावर्स की बात। जैसे मैं आपसे पूछता कि मान लीजिए नेगेटिव पावर्स है, तो मैं आपसे पूछूं कि 10⁻⁻4 में और 10⁻⁻2 में कौन बड़ा है, तो ये कैसे बताओगे? तो कई बच्चों को तो पता होता है कि भाई 10⁻⁻2 10⁻⁻4 से बड़ा है। अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो उनके लिए मैं इसको समझा रहा हूँ कि इसको कैसे सोचना है ना? जैसे मैं आपसे बोलूं कि 10⁻⁻1, तो इसका मतलब तो बच्चों ये है ना 10⁻⁻1 है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं ना 1/10। अब 1/10 का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है 1/10 एक फ्रैक्शन है ना बच्चों, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी आपके पास चीज़ है, जैसे मान लीजिए लेंथ में दिया है 10⁻⁻1 मीटर है, लेंथ का एग्जांपल लेते हैं, ऐसा ही आपका मास में भी होगा, सब में होगा समझने के लिए। तो आप ऐसा सोचो कि 1 मीटर की स्केल लिया आपने, 1 मीटर की, है ना? उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके कितने इक्वल पार्ट्स कर दिए बच्चों आपने? 10। तो 10 इक्वल पार्ट्स करने पर जो आपका एक पार्ट बचेगा, सिंगल पार्ट, वो सिंगल पार्ट 1/10 कहलाएगा। एक पार्ट वो क्या कहलाएगा बच्चों? 1/10। तो वैसे ही जब अपन लिखते हैं 10⁻⁻2, तो इसका मतलब होता है 1/10 की पावर 2, या इसी को लिख सकते हैं 1/100। अब इसका मतलब क्या है कि इसी 1 मीटर की स्केल को, 1 मीटर की स्केल को आप 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे बच्चों? 100 इक्वल पार्ट्स जो डिनोमिनेटर में। और अब इसका एक पार्ट, 100 पार्ट करने के बाद जो इसका एक पार्ट बचेगा उसको 1/100 बोलेंगे, उसको आप 1/100 बोलोगे। तो आप समझ पा रहे हो कौन ज़्यादा छोटा हुआ? जब हमने 1 मीटर के 10 टुकड़े किए कि जब 1 मीटर के 100 टुकड़े किए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पार्ट तब बहुत ज़्यादा छोटा है जब आप 100 डिविजन्स करते हो। किसके मुकाबले? 10 डिविजन्स के मुकाबले। इसलिए 1/100 जो होगा, ये जो एक पार्ट होगा 1/10 के जो पार्ट्स है वो काफ़ी छोटा है। तो आप जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा ना बेटा, जैसे -3 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/1000। अब इसी 1 मीटर के आप कितने टुकड़े करोगे? 1000। तो क्या ये एक पार्ट और छोटा हो जाएगा? सोचो मैं आपसे बोलूं 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है कि 10⁻⁻9। 10⁻⁻9 का मतलब 10⁻+9। अब ये 10 की पावर 9 जो है इसको बोलते हैं कितना बच्चों? अगर आप देखो तो 100 करोड़। 10⁻9 जो है 100 करोड़, यानी कि अब इस 1 मीटर के आप कितने टुकड़े करेंगे? 100 करोड़। और 100 करोड़ टुकड़े करेंगे तो सोचो इस छोटे से पार्ट का क्या होगा, कितना छोटा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा छोटा।
यानी जैसे जैसे ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका जो छोटा सा पार्ट है वो और छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखो इसमें कौन सा पार्ट छोटा होगा, आपका 10⁻⁻⁴ वाला, क्योंकि ज़्यादा टुकड़े करने पड़ेंगे तो छोटा होगा और इसमें कम टुकड़े करने पड़ेंगे तो ये पार्ट बड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत एहसास हुआ होगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ 10⁻⁻15 और 10⁻⁻18 में कौन बड़ा है, तो आप बता पाओगे कि अगर हम 10⁻⁻18 में टुकड़े करें और 10⁻15 में टुकड़े करें तो इसके टुकड़े ज़्यादा छोटे होंगे 15 के मुकाबले, है ना। तो आई होप आपको नेगेटिव नंबर्स में थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि कैसे नेगेटिव नंबर कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। माइनस के साथ जो चीज़ बड़ा होता है तो डिनोमिनेटर में उतना ही बड़ा नंबर जाएगा, और डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होगा तो उतने ही ज़्यादा पार्ट होंगे तो वो क्वांटिटी उतनी ही छोटी होती जाएगी, है ना बच्चों। तो पॉजिटिव पावर्स में तो कोई दिक्कत होती नहीं, नेगेटिव पावर्स में दिक्कत होती है। तो आई होप जिन बच्चों को नेगेटिव पावर्स में दिक्कत होगी उनको अब ज़्यादा समस्या समझने में नहीं होगी। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो वही अपन को देखना है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी है, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा छोटी है। तो ये हमें 10 की पावर्स बताएंगी, है ना बच्चों। तो 10 की पावर्स में किसी भी नंबर को हम कैसे, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होता है उसके कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए एक रूल है, वो आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या है मैं आपको समझा देता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पहचानने का। कि कोई भी नंबर हो, n इज एनी नंबर, कोई भी नंबर है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी नंबर है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो आप, साइंटिफिक फॉर्म में, a इंटू 10⁻⁵ ये जो फॉर्मेट होती है a इंटू 10⁻⁵, ये इसको आप बोलते हो साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म। तो इस साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें आप किसी भी नंबर को, जहाँ पे याद रखेंगे कि a जो है ये रियल नंबर है, रियल नंबर a जो है वो रियल नंबर है, और a की जो रेंज होनी चाहिए वो 1 से लेकर आपका 10 के बीच होनी चाहिए, ना बच्चों। 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। रियल नंबर आप जानते होंगे, नंबर सिस्टम आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी, और वो लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, है ना। तो ये रियल नंबर है। और ये जो आपका b है, इस b को आप पावर बोलते हो, 10 की पावर, या फिर इसी को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है ना बच्चों। तो घबराए नहीं, कभी कभी उसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, पावर और एक्सपोनेंट। तो किसी भी नंबर को ऐसे आप क्या करोगे बच्चों, रिप्रेजेंट करोगे। अब उसमें याद रखोगे आप कि ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है लिखने का तरीका क्या होगा। अगर a जो है a वो लेस देन 5 है, अगर a की वैल्यू बच्चों, पहला रूल, अगर a की वैल्यू लेस देन 5 है तो आपका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर, वो किसके बराबर होगा बच्चों, b के बराबर होगा ना, जो एक्सपोनेंट है उसी के बराबर होगा। उसके बाद सेकंड, अगर a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हुआ, a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 होगा, तो उस केस में जो उस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो b+1 होगा, मतलब एक ऐड हो जाएगा, b में एक और ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूँ कि भाई फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज 1 3 5 6 7 8 9, तो मैंने कहा इस नंबर का आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप कैसे बताओगे बच्चों, तो सबसे पहले तो आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना जरूरी है। कौन से फॉर्म में लिखना जरूरी है, साइंटिफिक फॉर्म में। तो लिखते हैं अपन। अब ध्यान से देखो, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है अगर इस नंबर को, तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो डेसिमल आप कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे तो ये 13.5 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो a होना चाहिए वो तो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 1 के बाद लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1.356 इंटू 6 7 8 9, है ना बच्चों, इंटू
अब ध्यान से देखो, इंटू 10 की पावर कितनी लिखोगे बच्चों, अगर डेसिमल यहाँ किसका है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ आए हो, तो 10 की पावर प्लस में होगी, है ना बच्चों। तो 10 की पावर प्लस हो जाएगी 6। जितनी डिजिट आप लेफ्ट की तरफ आए हो वो प्लस का नंबर आएगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो आपको समझ में आया। ये देखो हमने रिप्रेजेंट कर दिया साइंटिफिक फॉर्म में। अब आप ध्यान से देखो तो जो ये ए की वैल्यू है, ये देखो 1.35 समथिंग, तो 5 से छोटा होता है। इसका मतलब इसका जो इस नंबर का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इस नंबर का जो बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो आपका बी ही रहेगा, मतलब 6 ही रहेगा। तो हम बोलेंगे इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 है ना बच्चों। जैसे मैं आपको और एग्जांपल कराता हूं तो आप और समझेंगे अच्छे से। तो आई होप ये आपको रूल समझ में आएगा। अगर रूल याद रखना है आपको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का एक सवाल आता है एक नंबर का, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके एक नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना होगा, ये मैंने आपको रूल पहले ही बता दिया। जैसे और एग्जांपल लें अगर अपन, तो मैं आपसे बोलूं कि 5 6 7 8 9 4.20 पॉइंट है ये, है ना। इसको आपको इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप कैसे बताओगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? सबसे पहले बात तो इस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना साइंटिफिक फॉर्म में। तो इस डेसिमल को आपको यहाँ लाना पड़ेगा 5 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 10 से छोटा रखना है ना बेटा। यहाँ पे भी पॉइंट नहीं लगा सकते, ये 0.5 है तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। तो आपको पता ही है जो आपका ए होता है, जो पहला नंबर होता है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, है ना बच्चों। इसलिए डेसिमल यहाँ लगेगा 5 के बाद। तो 5 के बाद डेसिमल लगा दिया 6 7 8 9 4 2 0। अब आपने कितने डिजिट डेसिमल को खिसकाया, 1 2 3 4 5। तो 5 लेफ्ट की तरफ, तो पावर 10 की प्लस में आ जाएगी, है ना। तो इंटू 10⁻⁵, है ना। ये आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। उसके बाद ध्यान से देखो आप, तो ये जो n लिखा है आपने, अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब ये जो a की जगह है, तो आप देखो इसमें सेकंड रूल लग रहा है। ये जो a है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 5 है, मतलब ग्रेटर देन 5 है। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, b, मतलब पावर ऑफ 10 में +1 हो जाता है ना। ये अभी मैंने रूल बताया आपको। तो इस केस में इस नंबर के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 + 1। तो आंसर आ जाएगा कितना बच्चों, 6। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन और अच्छे समझने के लिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ 0.000000321। अब ये नंबर है तो इस नंबर को पहले साइंटिफिक। अब ध्यान से देखो डेसिमल कितना खिसका रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लाना पड़ेगा ना 3 पॉइंट, तभी तो वो जो ए बनेगा वो आपका रियल नंबर इसके बीच में लाई करेगा, है ना। तो डेसिमल को कितना खिसकाना पड़ेगा, एक डिजिट, 2 3 4 5 6। तो हमने 6 खिसका दिया, तो इसको लिखेंगे 3.21 इंटू 10⁻। अब क्योंकि डेसिमल राइट साइड खिसक रहा है इसलिए माइनस में आएगी पावर, प्लस में नहीं आएगी। किस में आएगी बच्चों, माइनस में। तो अब हम इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा -6। और अगर ऐसा नंबर हो 0.0005623, अब इस नंबर को लिखो तो डेसिमल खिसकाओ राइट तरफ, 1 2 3 4 5। तो 5 खिसका तो ये 6.23 लिख दिया, तो एक ही रेंज में आ गया, इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि किधर खिसका है बच्चों, राइट की तरफ, इसलिए पावर जो है वो -5 में आएगी। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो ए की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5।
तो इसका मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो इसके लिए अपन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू -5 + 1। 10 की पावर में +1 हो जाता ना बच्चों, मैंने पिछले स्लाइड में रूल दिखाया था आपको। तो ये कितना हो जाएगा -4। तो इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है -4। तो मेरे ख्याल से आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर को देख के हम उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से पता क्या चलता है कि जितना बड़ा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब 10 की पावर उतनी ही बड़ी होगी, मतलब वो उतना ही ज़्यादा वैल्यू एक्वायर करता है ना। और जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना ज़्यादा छोटा नंबर होगा, है ना। तो हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी है या कितनी ज़्यादा छोटी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूँ, जैसे आपको बता दें कि मास ऑफ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो मास है, मास ऑफ किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे मास ऑफ अर्थ है, मैं अर्थ की बात करूं तो मास ऑफ अर्थ लिखा जाता है 5.96 इंटू 10⁻⁴ kg, है ना। 5.96 इंटू 10⁻⁴ kg। वही मैं अगर आपसे बोलूं कि मास ऑफ, अगर आप एक इंसेक्ट की बात करें, छोटे से इंसेक्ट की बात, जैसे मॉस्क्यूटो है, छोटा सा इंसेक्ट लिया, तो उसका लगभग आपको पता ही है कि मिलीग्राम्स में होता है ना मास। तो आप कुछ भी ऐसे ले लो, मान लो 10⁻, हम बोल रहे हैं कि -2 ग्राम होगा, ठीक। इतना छोटा मास है उसका, 10⁻⁻2 ग्राम। अब ध्यान से देखो, तो ये जो मास ऑफ इंसेक्ट है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है -2। और अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ अर्थ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो देखो ये नंबर 6 से बड़ा है, सॉरी 5 से बड़ा है। ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, मतलब 25। तो आप ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2 और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 25। तो आप समझ पा रहे हो, इंसेक्ट के मास से अर्थ का मास बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और जबकि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत कम है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखकर, अगर सिर्फ मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख के बताता तो आपको अंदाज़ा लग जाता कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी है और कोई चीज़ कितनी ज़्यादा छोटी है। तो ये काम करता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। तो कई बार कई किताबों में कई जगहों पर आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा रहता है, तो उसको देखकर आपको समझना होता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी है और कोई चीज़ कितनी ज़्यादा छोटी है या कम है ना। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो इतना आप लोग सॉल्व कर लो और नोट्स बना लो।